कौन लगता है, कौन सी अदाकारा? मेरी बचपन की फ्रेंड है, हमारी पैम्पर फ्रेंड है मेरी, सबा हमीद। सबा हमीद रख रख के थप्पड़ लगाती है, बड़ा मजा आता है। मुझसे थप्पड़ ही नहीं मारा जाता ना, जबकि सीन आ जाए ना। मैंने खुद ही लिखा था एक प्ले, लाहौर में मैं करी थी, यूं खावर डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने मिकाल को थप्पड़ मारा था, मारूं तो फुस, जब मारूं फुस, मेरे से हो ही ना। वो कह रहे तुम क्या कर रही हो 50 टेक के। वो बुरा ही मान गया ना, मेरा शायर भी है, बहुत प्यारा डायरेक्टर भी है, मेरा दोस्त भी है। क्या लगा तुम अजीब एक्टर हो, तुमसे थप्पड़ ही नहीं मारा जा रहा, तुम एक्टर हो यार। मैंने कहा वो नहीं, मैं मार रही हूँ, मैं नहीं, अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। मैंने इतना बुरा किया कि उसने क्या किया, मेरा हाथ ऐसे हुआ, उसने कट किया और लड़का खड़ा है सड़क पे, उसके हाथ मतलब अगले सीन में डिजॉल्व कर लिया। मुझसे मारा। मेरी प्यारी सबा हमीद इतना अच्छा मारती है सबको दबा दबा के। तो टिप्स क्यों नहीं लेती आप उनसे? हैं? टिप्स क्यों नहीं लेती उनसे? नहीं भाई, अब खुल गई है ना, मेरे से नहीं हो रहा। और मासूम माओ और सासों में आपको कौन पसंद है, जो मासूम माँ? समीना पिरज़ादा इतनी प्यारी माँ बनती, इतनी प्यारी, मतलब मैं बुढ़ापा क्या कहूँ, मेरे जितनी ही होगी, आगे पीछे 2-4 साल हम। इतनी खूबसूरत माँ, इतनी प्यारी पाकीज़ा माँ उसके चेहरे पर है, और उसके मिजाज में, और उसके मुझे अगर मैं इतनी गोरी होती तो मैं, अल्लाह जानता है, बाल सफ़ेद छोड़ देती और इतनी प्यारी माँ बन जाती। बहुत प्यारी माँ, वो एक बहुत शफीक माँ का। आप मुझे बताएं, इसके अलावा आपके सामने है समीना पिरज़ादा? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं, 100% मैं एग्री करता हूँ दोनों बातों में। और कोई और 2-3 और प्लेस में इतनी प्यारी माँ वो लगती है जैसे। बुशरा जी, आपने डायरेक्शन भी बंद कर दिया? नहीं, मैंने डायरेक्शन नहीं की। आपने कोई टेलीफिल्म की थी नहीं ना? मैंने लिखी बहुत, एक आध की थी शुरू में, लेकिन मसला ये कि जो डायरेक्शन में अग्रेशन चाहिए, जो कंट्रोल चाहिए, जो मैनेजमेंट चाहिए, जो कमांड चाहिए ना, उसके लिए मिजाज में थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। वो मुझ में नहीं है, मैं बड़ी फुस इंसान हूँ। मैं किसी को डांट नहीं सकती, मैं डांटना भी पड़ता है। लोग कह देते हैं आर्टिस्ट, अभी हमारे सामने के बच्चे बच्चे एक्टर हैं ना, वो कहेंगे नहीं आप मज़ा नहीं आया, दोबारा करें। तो भाई उसकी वो सही कह रहा है, मैं फिर कर लेती हूँ। तो ईगो भी नहीं होनी चाहिए। तो आप कहीं भी किसी भी एक्टर को कुछ समझाने के लिए सख्ती से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। और कभी कभी बिल्कुल आंखें सफ़ेद ही कर लेते हैं ना डायरेक्टर, नहीं 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 ये बात नहीं है, यूँ नहीं है, ठीक नहीं है, इसका मज़ा ही नहीं आ रहा जो आपने वो। तो मैं कहती अच्छा जी, वो मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हुआ। हाँ, मैं लिखने में बड़ा मज़ा लेती हूँ, साइड पे जो स्क्रीन प्ले होता है कि उसमें आपकी राइटिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, इन तीनों में से सबसे आसान काम क्या लगता है आपको? आसान तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में एक्टिंग। नहीं आसान तो नहीं। अब जैसा काम है जिसमें मतलब किसी का लिखा हुआ है, उसको थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी कर लेते हैं, जो कि एक गुनाह होता था एक ज़माने में। आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान टेलीविज़न में जब हम ड्रामा करते थे, या हमसे पहले के लोग करते थे, तो किसी के स्क्रिप्ट को छेड़ना गुनाह था, गुनाह। आज भी एक राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर, आपको वो भी कहते हैं कि उनका स्क्रिप्ट चेंज करो तो गुनाह हो जाता है। पर उस पर डिपेंड करता है कि वो स्क्रिप्ट किस तरह का है। अब मैं उनके ऊपर नहीं जा सकती बिल्कुल भी, मेरी गुफ्तगू का रुख कहीं और ना मुड़े। मैं वैसे कह रही हूँ कि हमारे यहाँ वो जो फॉर्मेट था ना, वो जो फॉर्मेट था कि भाई स्क्रिप्ट पहले फाइनल हो गया है, डायरेक्टर ने और राइटर ने मिलके लिखा है, उसका एक एक जुमला, अल्लाह मैं आपको क्या बताऊँ। बानो कुद्सिया साहिबा का एक स्क्रिप्ट मैंने किया था लाहौर में, और उनकी डिस्क्रिप्शन देख के तो बंदा रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने उसमें लिखा था कि आप अंदरून लाहौर में जाएं, गढ़ी शाहू के आगे उल्टे हाथ पर एक छोटा सा टीला है। अब आप ज़रा ये राइटर की ऑब्जर्वेशन चेक करें, और उसमें लिखा हुआ है, छोटे से टीले के बाएं जानिब एक सूखा हुआ दरख्त है, उसके पास रेलवे की पटरी के नीचे फलां चीज़ है। वो डायरेक्टर करता था वो, और उसकी कोई वजह होती थी। एक और सीन मैंने उनका देखा था कि दीवार के ऊपर चलती हुई एक छिपकली जब जा रही है, वो जब यूं, तो छिपकली का भी उन्होंने जो किसी वजह से लिखा था, उसको कौन चेंज करता, मेरे जैसे की क्या औकात थी, तौबा करें। आज तो छिपकली को कॉकरोच कर लेते होंगे। आजकल तो बस क्या कहें, वो तो आसान नहीं। और एक बात और भी होगी ना हमारे यहाँ की, भाई ये स्क्रिप्ट है, अब पहले तो ये होता है कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, मैं फला फला बोल रहा हूँ, फला फला प्रोडक्शन से, डेट्स हैं, डेट्स हैं, ये नहीं पता कि कहानी क्या है, डायरेक्टर कौन है, पैसे कितने हैं, डेट्स हैं। हाँ डेट्स नहीं, मैं तो अमेरिका जा रही हूँ, कहीं ऐसे जा रही हूँ, अच्छा इस दिन से इस दिन तक हूँ, अच्छा फिर किसका क्या है, अच्छा फिर इसका उसका। तो उसमें ये होता है कि स्क्रिप्ट भेजा जाता है अक्सर औकात, मैं सबको नहीं कह रही, कुछ अच्छे लिखने वाले भी, ऐसे तो नहीं हमारा ड्रामा दुनिया में चल रहा। तो कोई ड्रामा ऐसा भी आता है कि आप पढ़ते हैं तो आपके सर पे से भी गुजर जाता है, और मैं कहती हूँ अच्छा। एक लड़का डायरेक्टर कोई है, उसने फ़ोन किया कि आपा एक स्ट्रॉन्ग रोल है, वाह वाह क्या रोल है। मैंने कहा अच्छा कोई रोल आया है, एक माँ का कैरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा,
बड़ी स्ट्रॉन्ग माँ है वो। अच्छा, उसका बेटे पे बड़ा कंट्रोल है। हाय अल्लाह, कितनी नई बात बताई है। और वो चाहती थी उसकी शादी वहाँ हो जाए और वो चाहता था उसकी शादी यहाँ हो जाए। हाय हाय, ऐसी तो बात मैंने कभी सुनी नहीं। पर मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक टाइम स्लॉट है, मैंने इसमें एक ड्रामा करना है, चलो मैंने 1.5 साल से ड्रामा नहीं किया, चलो कर लेते हैं, ऐसे मैं कहती हूँ। तो वो जब स्क्रिप्ट आता है तो कहते हैं आपा ये है, इसको बना लेंगे हम, अभी बना लेंगे वही। अच्छा चलो, मैं तो थोड़ी बहुत राइटर हूँ, बनू भी लेती हूँ, बच्चे बेचारे भी बना रहे होते हैं। आए अल्लाह, एक्टर लेके बैठे होते काटने, आपा ये कितना लंबा है, इतना बकवास है, ये रेपुटेशन है। तो ये जो काम है इस तरह हो रहा है, लेकिन मैं फिर वहीं आऊँगी कि वो इतना कामयाब है कि हम अपना सा मुँह लेकर रह जाते हैं। बिशा जी, ऐसा क्यों लगता है देख के कि आप ड्रामा जो एक आध करती हैं वो सिर्फ इसलिए करती हैं कि कहीं मैं बिल्कुल ही स्क्रीन से आउट ना हो जाऊं? नहीं, मुझे तो अल्लाह का फजल है, मैंने जवानी में भाग दौड़ के ये सब तो कर लिया कि मैं बैठूं तो मेरे पास आटा वगैरह है। वही ना, सिर्फ इसलिए अब आप ड्रामा करती हैं कहीं मैं बिल्कुल ही स्क्रीन से मैं आउट बैठ ना हो सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही होता है कि कई दफ़ा लोग उदास हो जाते हैं ना। आए अल्लाह, आप नज़र नहीं आ रही, फलाना नहीं आ रही। फिर माशाल्लाह अल्लाह की करम से लोगों का प्यार है, हमारे प्रोडक्शन हाउसेस पूछते रहते हैं आपा कब फारिग हैं, आपा कब फारिग हैं। मैं निकल जाती हूँ बाहर, वहाँ पे कोई पैसे भी बना लेती हूँ, बच्चों को भी मिल लेती हूँ, घूम लेती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलो, इतने दिनों से नहीं किया, चलो कुछ तो कर लूँ, तो कर लेती हूँ। लेकिन जो है ना, जैसे कहते हैं चस वाला काम बहुत अरसे से नहीं आया, बहुत अरसा हो गया है कि वो एक्साइटमेंट ख़त्म हुई हुई है। ये सब रोल सब कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ सब। लेकिन आपके तो बड़े बड़े चैनल्स के जो मालिकान हैं उनसे भी दोस्ती है, प्रोडक्शन हाउस के हेड से भी दोस्ती है, सब आपको जानते हैं, इज्जत करते हैं। आपकी कभी ये वाली डिस्कशंस नहीं होती सेट के अलावा कि भाई ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कब तक होगा? वो परेशान भी होते हैं कुछ लोग, लेकिन बाद में जैसे किसी एक सीरियल की बात करी हूँ जिसने के बम ही फाड़ दिए थे सारी दुनिया में, पुरानी बात है कुछ साल पहले। तो मैं जो जो उसमें प्रॉब्लम्स थे, मैं उसके प्रोडक्शन हेड से मैं कहती थी अल्लाह देखो तो ये देखो तो ये। बाद में जब वो आसमान पे पहुंच गया तो उसने कहा आप देखें, मैंने कहा हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। दूसरी एक बात और है, ये बिज़नेस है, उनका कमर्शियल काम है, वो पैसा लगाते हैं और उनको पैसा चाहिए। दे नीड मोर आई बॉल्स टू वॉच देयर टीवी। बात ये कि मैं और आप जो देखना चाहते हैं, काबली पुलाव देखना चाहते हैं, या तनमन नील देखना चाहते हैं, या शायद मेरे जैसे चंद लोग पागल खाना देखना चाहते हैं, जो जिसकी अलग नीश थी। वो सास बहू का ड्रामा नहीं था, वो मेंटल हेल्थ पे था और बड़े बड़े एक्टर थे। इसी तरह के और 4 प्लेस जो सुल्ताना ने बनाए थे, हम वो देखना चाहते हैं ना। बाकी के ड्रामे तो चल रहे हैं। तो जो लोग ज़्यादा देखते हैं ना, बिज़नेस उनसे आता है, मुझसे और आपसे नहीं आता। सो मेरी और आपकी पसंद पे कोई कैसे चला जाए। बुशा जी, आप में और मुझ में एक कॉमन चीज़ है कि हम दोनों मैडम नूरजहां के बहुत बड़े फ़ैन हैं। आप मुझसे ज़्यादा बड़ी फ़ैन हैं, मैं उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँगा शायद। तो आप मैडम नूरजहां के गानों का कोई कवर एल्बम क्यों नहीं बनाते? नहीं, मैं गाती तो रहती हूँ, उनके गाने मैंने गाए भी हुए हैं। अखलड़ी बदोबदी ही गा दिया था मैंने, तो बड़ा मुश्किल गाना था। बहुत गाने गाए मैंने उनके, लेकिन वो एल्बम असल में, एल्बम का पता है क्या, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जिस ज़माने में एल्बम्स का रिवाज था, लोग बहुत एल्बम्स निकालते थे, फिर रिलीज़ होती थी, फिर वो बिकती थी, फिर कैसेट्स होते थे। मुझे कुछ लोगों ने कभी कहा, जैसे जाहिर है मैं भी गाती थी, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में ज़्यादातर गाती ही थी पहले। मेरे अभी तक तो मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग यूट्यूब पे लगाते, मेरे कोई 20 गाने, मतीन को तो मेरे से ज़्यादा पता है मैं क्या गाती थी। और कितने बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने मुझको गवा लिया, उनका प्यार है। निसार बज़मी हो, सोहेल राना हो, नियाज़ अहमद हो, तो तुफ़ैल नियाज़ी हो, तो वज़ीर अफजल हो, मतलब कौन सा ऐसा म्यूज़िक, मुजाहिद हुसैन हो, मैंने सबके साथ मुश्किल वाले गाने गा लिए। अल्लाह जाने मुझे अकल ही नहीं थी, अगर होती तो डर गई होती मैं। तो जब मुझे कोई एल्बम के लिए कहता था तो मैं कहती थी नहीं, क्योंकि मेरा गाना अगर मुझे पता है कि 75 रुपये है ना, तो मुझे सुनना 200 रुपये आता है। मैंने कभी अपने आप को वहाँ प्लेस नहीं किया कि मैं इतना अलग गाऊँ कि कोई मेरी कैसेट ख़रीद के सुने, क्योंकि मुझे अपने फ्लॉज का इसलिए पता है कि मैंने रियाजत नहीं की। गाना मुझे बहुत पता है, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है म्यूज़िक की, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा कसरत नहीं कराई अपने गले को। जहाँ मुझे कमी महसूस होती है तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ कि लोग उसको ख़रीद के सुनें। हाँ, गा लेती हूँ, अपना दिल बहलाने को गाती रहती हूँ। अमजद शाह भी मुझे कहते रहते हैं आए गाने रिकॉर्ड करते हैं, वो मज़ा लेती हूँ मैं, एल्बम नहीं निकाला। तो वो मज़ा सिर्फ अकेले अपने लिए ही आप करती हैं गाने का? नहीं नहीं, ये अमजद शाह के शोज़ में जाती हूँ ना जब, आजकल तो यही होता है 2-3 गाने गा लेती हूँ वहाँ पे, मज़ा आता है। पहले अरशद महमूद ने मेरे बड़े लाड उठाए हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें मैंने गाई हैं। हैं तो गाने बहुत सारे रिकॉर्डेड हैं, कोई मेरे ख्याल 50-100 तो होंगे ही, शायद ज़्यादा ही हों। इंडस पे गाती थी,
म्यूजिक को कहाँ देखनी है अभी, पाकिस्तानी म्यूजिक को आप आइडल के अलावा? देखिए मैं पाकिस्तानी म्यूजिक को पहले हम लोग ज़रा थोड़ा सा परेशान थे जब बीच में बहुत सारा हल्ला 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 आया था, जोर का हल्ला हल्ला आया था। हाँ। तो हम कहते थे ये क्या है भाई, हमारे सज्जाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है माशाल्लाह। उस वक्त जब उनके ज़माने में भी कुछ हड़बोंग म्यूज़िक आया था, तो एक्चुअली मैंने बल्कि एक प्ले भी लिखा था, सिंगल प्ले था, इसमें अली हैदर था, मैं थी, और उसमें हम ये 2 टाइप की म्यूज़िक को ही ड्रामे में समझे डिस्कस कर रहे थे। जैसे मैं नैयरा टाइप गाती थी, वो मेरा देवर था, वो पॉप सिंगिंग कर रहा था, और मैं उसको क्रिटिसाइज़ करती थी, क्या तुम्हारा म्यूज़िक है, तुम क्या बजाते हो, ये क्या शोर मचा रहे हो, और मैं बाजा लेके गाती थी जैसे कि गाते थे हम लोग। तो वो बच्चा फेमस हो गया, तो मुझे ज़रा बुरा सा लगा ना उस ड्रामे में, और मैंने कहा ये म्यूज़िक अब अल्लाह की शान है मतलब। तो बच्चा अपसेट हो गया, उसने कहा मैं गाना छोड़ देता हूँ, मेरी भाभी मुझे पसंद नहीं करती हैं। खैर संभव मैं ड्रामे को जल्दी से, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मैंने महसूस की जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि वो बच्चा खुश कर रहा है लोगों को, और वो अगर तुम्हारे से डिफरेंट गा रहा है तो वो बुरा तो नहीं है ना। तो ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर एंड पे मैंने और उसने एक गाना इकट्ठे गाया, काला डोरिया, उसको उसने मॉडर्न कर दिया और हमने फ्यूजन किया। सो हमें हर चीज़ को एक पॉजिटिव जगह पे ले जाना चाहिए और बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो सिंगर हो। सिर्फ शुक्रिया ये कि वो सुर में हो, बेसुरे बच्चे ना हो। तो म्यूज़िक को मैं समझती हूँ जहाँ हम अब देख रहे हैं ना, हमने ऐसा वैसे नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत गहरा गा रहे। मैं तो टिकटॉक पे देखती हूँ, हाय अल्लाह वो फैसलाबाद के बच्चे कितने पक्के हैं, ओए अल्लाह वो तो क्या क्या होए होए। उसमें से वो लड़की नहीं आ रही जॉगर पहन के, हाँ जी, हाय हाय, पाकिस्तान कितना आइडल अच्छा में। गा रहे हैं वो बच्चे, क्लासिकल भी गा रहे हैं, पक्का भी गा रहे हैं। और फैसलाबाद में तो सुना है ताक ताक में सिंगर बैठा हुआ है। तो मतलब म्यूजिक जा रहा है आगे, हमारा कोई नाउमीदी नहीं है। म्यूजिक को सपोर्ट चाहिए फिल्मी म्यूजिक की आगे बढ़ने के लिए, आई या थिंक पॉप ही काम करेगा? फिल्मी म्यूजिक अब बेचारा हमारा नहीं रहा, क्योंकि वो फिल्में ही नहीं रही। और अब जो हमारा म्यूजिक है वो एक अलग तरह का म्यूजिक, उसने अपनी जगह बनाई। जैसे एक ज़माने में आपको याद है पीटीवी ने अपने म्यूजिक से एक अलग जगह बनाई थी। बिल्कुल। और क्या पीटीवी का म्यूजिक है, आप फरीदा खानम, अमानत अली खान का वही सुन ले, फूल फूल ने लिए अंगड़ाई, कली कली मुस्काई। और क्या मतलब दुनिया जहान के बड़े सिंगर, फिर आबदा परवीन, फिर इकबाल बानो, उसके बाद आलमगीर शेखी, आई मीन आप यू नेम एवरीबडी, सबका म्यूजिक, नैयरा, टीना, एक ज़माने। और वो पीटीवी का अपना ओरिजिनल म्यूजिक था। मुझे शिकायत ये है कि पीटीवी को क्यों नहीं चलाता, सारा दिन उनके गाने बजाने चाहिए जो आपकी अपनी चीज़ है। अभी शाह साहब यहाँ मौजूद थे ड्रामे का सेशन में, तो वो तो बार बार यही कहते रहे कि हम सिर्फ ड्रामा नहीं, हम तो म्यूजिक को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। बहुत याद करते थे, हम याद करते नहीं, लेकिन अभी हो रहा है म्यूजिक? नहीं, पीटीवी में तो नहीं हो रहा। हाँ, ये अमजद शाह बस वो ये शो जो करते हैं ना अपना, उसमें गाना गवा लेते हैं। मगर ओवरऑल पाकिस्तान टेलीविज़न के पास इतना मसाला है, इतना रंग तरंग होता था, फिर सुखनवर और क्या क्या चीज़ें, लाहौर से, कराची से, मुझे तो इतने नाम भी याद नहीं। मैं खुद झरने में इतना मैंने गाया है, कितने म्यूज़िक की चीज़ें थी। तो वो क्यों नहीं चलाता पीटीवी? मेरी ये बार बार शिकायत होती है, नैयरा को चलाएं। सबके पुराने गानों में रूना लैला का म्यूज़िक क्या था, हाय, मैं तो एक दिन उनके गाने सुन रही थी। क्या बात। और क्या करीम शहाबुद्दीन के, मैंने करीम शहाबुद्दीन का भी गाना गाया हुआ है। मतलब मैं तो हैरान हूँ। मुझे मेरी आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैंने उसे सुना, सोनू निगम को बात कर रहे थे कि वो तोहैल नियाज़ी को सुनते, हुसैन बख्श गुल्लू को सुनते हैं। वाह। तो बताएं आपके कहाँ कहाँ इन लोगों का म्यूज़िक है। और वहाँ पे भी ऐसे बहुत से लोग हैं, वहाँ एक पृथ्वी हैं, मुझे पूरा नाम उनका नहीं आता, बड़ा अच्छा गाते हैं। तो जो लोग तोफैल नियाज़ी को सुनते हैं ना, वो मेरी नज़र में बहुत ख़ास हैं। मेहदी हसन साहब के भी, गुलाम अली साहब के भी। लेकिन जो तो तोफैल नियाज़ी को सुनते हैं ना, वो कुछ नेक्स्ट लेवल लोग होते हैं। तो फैल साहब के बच्चे भी गाते हैं, उनको सुनती हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा गाते हैं, है ना? हाँ, मेरे तो साथ के थे, हम लोग कलिया में भी थे और जावेद भी मेरे साथ गाते भी थे। और बस वो बात है ना कि जब कोई बड़ा आर्टिस्ट होता है तो आप उनके बच्चों में उनको तलाश करते हैं, तो बेचारे बच्चों की शामत ही आई रहती है। हमेशा आप कहीं ना कहीं कसर निकाल लेते हैं कि ये वो नहीं है, हालांकि सुरीले पक्के हैं वो। लेकिन तोफैल नियाज़ी तो तोफैल। कल आपने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर लगाई थी जो मैंने देखी, बाकियों ने भी देखी होगी। उसमें आप एक साड़ी पहन के खड़ी हैं और पीछे मैडम की तस्वीर है और मैडम ने भी वही साड़ी पहनी हुई है। मैडम की साड़ी? आपकी साड़ी मैडम ने कैसे पहनी हुई है? नहीं, उल्टा कहें आप, मैडम की साड़ी मैंने पहनी, उनकी छुई हुई, उनकी उतरी हुई मैंने पहनी हुई है। वाह। और मैं कई साल से मैं ज़िले हुमा से कह रही थी कि मुझे उनकी उतरन चाहिए। और साड़ी बहुत महंगी नहीं है, क्योंकि उनकी महंगी महंगी साड़ियाँ सबने बांट ली थी वो, बल्कि मीना मेरी बड़ी प्यारी बहनें हैं, उनकी बेटियाँ बहुत प्यारी हैं,
टिना मिना ज़िले हुमा तो चली गई। मैंने कहा अल्लाह तुम लोग एक साड़ी दे दो। क्या लगी अम्मी मम्मी की अच्छी अच्छी साड़ियाँ सब ने बांट ली हैं, अब जो थोड़ी बहुत जैसी तैसी हैं वो मैं आपको दे देती हूँ, मतलब मुनासिब सी थी। मैंने कहा कुछ भी हो, उनकी उतरी हुई साड़ी हो। और वो जब साड़ी आई मेरे पास 2 साड़ियाँ आई, तो वो एक प्लास्टिक के उसमें रैप हुई हुई थी, मैंने शायद पहले भी बताया था, तो उसके बॉर्डर पे मिट्टी लगी हुई थी। आप यकीन करें कि मैं रोने लगी, और मैं यूँ रोने लगी कि वो मिट्टी पता नहीं किस स्टूडियो की है, किस दिन वो ये साड़ी पहन के कौन सा गाना गाने गए होंगी, और मैंने वो धोई नहीं है, वाह वो मिट्टी समेत ही रखी हुई है। क्या बात है, लेकिन जो मैंने पहनी है वो ऐसे धुली हुई थी। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच बुशरा जी। जब भी आपसे मुलाकात होती है, आपके साथ बात होती है, तो दिल बाग बाग हो जाता है, हमारा भी, ऑडियंस का भी। इसी तरह एंटरटेन करते रहिए, इसी तरह लोगों में खुशियां बांटते रहिए। मुझे भी बहुत बहुत शुक्रिया thank आपके you, आने का, thank आपके you। वक्त देने का। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच, लव यू। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी कबीर के अब्बू से मिलके। अब ये पीछे हो गए, वो आगे हो गए। मैं बच्चे मेरी बड़ी वीकनेस है, असल में मेरा ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। एक पिक्चर ले लेते हैं हम और उसके बाद फिर हम इजाजत चाहते हैं सबसे। अब मुशायरे का वक्त हो रहा है यहाँ।